इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, आज एक बहुत बड़े राज के खुलासे के साथ मैं हाजिर हूं। 27 फरवरी को तो सुनवाई नहीं हो सकी, लेकिन सबूतों को जुटाने में जो एसआईटी लगी हुई है, उनके पास अब पुख्ता सबूत आ रहे हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले किशोर तिवारी, जो उद्धव ठाकरे के करीबी दोस्त थे, हैं, आज भी हैं, और शिवसेना के वो ऑफिशियल राष्ट्रीय प्रवक्ता भी थे। हमारे साथ बातचीत में उन्होंने स्वीकार किया कि आदित्य ठाकरे दिशा की मृत्यु के दिन अपने साथियों के साथ दिशा के फ्लैट पर मौजूद था। बस वो ये कह रहे थे कि लेकिन मृत्यु के पहले आदित्य ठाकरे ने दिशा का फ्लैट छोड़ दिया था, उनके साथियों ने छोड़ दिया था। अब ये कौन यकीन करेगा साहब? आदित्य ठाकरे वहां क्यों पहुंचे? आदित्य ठाकरे का रिश्ता क्या था? आदित्य ठाकरे अगर वहां पहुंच करके फ्लैट को छू करके वापस आ जाते हैं, क्या आदित्य की दिशा से कोई दोस्ती थी? और अगर थी तो कितने लंबे समय से थी? किस कारण से दिशा के फ्लैट पर आदित्य ठाकरे और उनके दोस्त गए थे? क्या दिशा के फ्लैट पर पार्टी अरेंज हुई थी? और अगर पार्टी अरेंज हुई थी तो पार्टी किसने दी थी? दिशा ने पार्टी दी थी, या दिशा के बॉयफ्रेंड रोहन रॉय ने दी थी, या उनके और किसी साथी ने दी थी? फ्लैट चुना गया था रोहन रॉय का और दिशा सालियान का। और अगर आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, डिनो मौर्या, इन सब की बात कही जा रही है, इम्तियाज खत्री सहित ये सारे लोग अगर वहां मौजूद थे तो कब तक मौजूद थे? किशोर तिवारी कह रहे हैं कि वो तो वहां मौजूद थे। मैंने पूछा कि वो मौजूद थे तो कैसे, क्या आपकी बात हुई? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमें तो पुलिस वालों ने कंफर्म किया, जो पुलिस ऑफिसर्स थे उन्होंने कंफर्म किया। अब पुलिस ऑफिसर्स ने कैसे कंफर्म कर दिया साहब? तो जो आदित्य ठाकरे के सिक्योरिटी में जो पुलिस ऑफिसर्स लगे हुए थे, जो सिक्योरिटी गार्ड थे, उनके हवाले से यह कहा गया कि आदित्य ठाकरे उस दिन वहां पर गए थे। अंदर खाने पावर गैलरी में यह चर्चा है, और किशोर तिवारी पावर गैलरी के सदस्य हैं। किशोर तिवारी को इस बात की जानकारी हो गई। सच बात यह है मित्रों कि आई विटनेस ने तो कहा था, जो आई विटनेस है वहां के, उन्होंने कहा था कि एक गार्ड भी थे वहां पर, सिक्योरिटी गार्ड जो पुलिस की वर्दी में थे, वो भी मौजूद थे वहां पे। मित्रों, ये खुलासे पुलिस ऑफिसर ने नहीं किए हैं, ये खुलासे कैबिनेट मिनिस्टर की सिक्योरिटी मूवमेंट के फाइल प्रत्येक दिन बनते हैं, और ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और इसीलिए बहुत ही जोर दे करके और पूरी जिम्मेदारी के साथ नीलेश राणे, नितेश राणे, नारायण राणे, उनके दोनों पुत्र नीतीश और नीलेश राणे, दोनों पुत्र पूरी जिम्मेदारी से कह रहे थे, उसी वक्त से कहते आ रहे थे कि आदित्य ठाकरे अपने दोस्तों के साथ दिशा सालियान के घर पे क्या कर रहे थे। और ये पुष्टि वो इसलिए कर पा रहे थे कि जो आदित्य ठाकरे के सिक्योरिटी के जो मूवमेंट के फाइल हैं, वो चीख चीख कर कह रहा है कि आदित्य ठाकरे उस दिन दिशा सालियान की फ्लैट पर मौजूद थे। अब वो फाइल है कहां? वो रजिस्टर है कहां? क्या उस रजिस्टर के साथ कोई छेड़छाड़ आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे नहीं कर सके? क्या गुनहगार गुनाह के पीछे कुछ न कुछ सबूत छोड़ जाता है? क्या यह फिलॉसफी सत्य साबित हो गई?
कि आप तमाम सबूतों को मिटाने की अपने तरफ से भरसक कोशिश तो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा सबूत होता है जिसे आप चाह करके भी मिटा नहीं सकते, और ये ईश्वर की मर्जी के बगैर मिटता भी नहीं है। तो क्या ईश्वर ने आपसे वो निशान छुड़वा लिया? और वो निशान है जो सबसे पुख्ता निशान है, वो यही है कि आदित्य ठाकरे बतौर कैबिनेट मिनिस्टर, उनके मूवमेंट का जो सिक्योरिटी का जो ट्रैक रखा जाता है, रिकॉर्ड रखा जाता है, वो रिकॉर्ड कहता है कि उस दिन आदित्य ठाकरे बतौर कैबिनेट मिनिस्टर दिशा सालियान के सोसाइटी में पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने वक्त बिताया है और उसके बाद वो लौटे हैं। ये फाइल है सिक्योरिटी मूवमेंट का फाइल। और ये एक बात पर्दा उठा देता है। 7 दिन के अंदर में दिशा सालियान का केस सुनवाई होकर के क्लोज हो सकता है। ये इतना ओपन एंड शट केस है। मित्रों, अगर सुशांत की मृत्यु नहीं होती तो आप पक्का मान लीजिए कि दिशा को न्याय नहीं मिलता। ये तो सुशांत की मृत्यु आदित्य को जेल के सलाखों में भेजने के लिए ऐसा लगता है कि ईश्वर ने इन लोगों से एक के बाद एक गलतियां करवाता चला गया। ये ईश्वर की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता था। वो ठीक है, 2 मौतें हुई, लेकिन अगर सुशांत की मृत्यु नहीं होती, सुशांत की हत्या नहीं होती, तो दिशा सालियान के केस को कभी न तो मीडिया उठा पाती, न पुलिस ढूंढ पाती। क्योंकि इन लोगों ने पाप का वो तांडव किया मित्रों, वो तांडव किया जो सबको बचा करके, सबको मिटा करके, सबको खरीद करके लीपापोती कर दिया। 1 महीने में रफा दफा कर दिया सारे केस को। अब उनके खुद करीबी जो कह रहे हैं कि जब उनके ऊपर ये आरोप लगा, संगीन आरोप, तो हमने आदित्य ठाकरे को बचाने के लिए बहुत सारे पुलिस ऑफिसर से पैरवी की। ये कौन कह रहे हैं? ये किशोर तिवारी कह रहे हैं। और पैरवी क्या करेंगे साहब, जब वहां उनके पिताजी ही मुख्यमंत्री हैं, पुलिस कमिश्नर उनके साथ खड़ा है, पुलिस कमिश्नर की हैसियत नहीं है कि उनके पिता का डिसऑर्डर, उनके ऑर्डर को डिसोबे कर दे। ये उनकी हैसियत नहीं थी, तो कौन कह सकता है साहब? तो किशोर तिवारी पैरवी करें ना करें, कोई महत्व नहीं रखता है। महत्व इस बात का है कि किशोर तिवारी ने भी इस बात का जिक्र किया। किशोर तिवारी ने भी कहा कि जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, उनका जो भी मूवमेंट होता है शहर में, वो ट्रैक रहता है, क्योंकि सिक्योरिटी को डिटेल लिखना पड़ता है कि आप कहाँ गए, कितने बजे गए, किनसे मिले, मुलाकात की क्या बात थी। और ये आप हटा नहीं सकते हैं। आप एक प्रकार से कैद होते हैं, सरकार की निगरानी में होते हैं। और अगर आप ये कहते हैं किसी को कि भाई सिक्योरिटी आप नहीं लेंगे, तो इसके भी आपको पुख्ता रीजन देने पड़ेंगे। आदित्य ठाकरे को 24 घंटे का सिक्योरिटी मिला हुआ है बतौर कैबिनेट मिनिस्टर। किसी को भी केंद्र में भी अगर कोई कैबिनेट मिनिस्टर है साहब, तो उनको 24 घंटे का सिक्योरिटी उपलब्ध है। घर के बाहर वो कहां जाएंगे, किससे मिलेंगे, इसकी पूरी डिटेलिंग रहती है। वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। वो एक इंडिविजुअल जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। वो देश की सेवा के लिए उनको रखा गया है, पॉलिसी बनाने के लिए, उसके एग्जीक्यूशन के लिए। लेकिन यहां तो कोई पॉलिसी और बन रही थी, एग्जीक्यूशन कुछ और हो रहा था। गुंडागर्दी की पॉलिसी बन रही थी और एग्जीक्यूशन करने के लिए दोनों बाप बेटा ने गुंडों की फौज खड़ा कर दी थी और पुलिसिया गुंडों की फौज खड़ा करती थी। सचिन बाजे को अपॉइंट करके पुलिसिया गुंडों, लठ मारने वाले गुंडों की फौज खड़ा कर दी थी इन दोनों पिता पुत्र ने। तो यहां तो ये पॉलिसी ये बना रहे थे साहब। इनकी पॉलिसी थी गुंडागर्दी कैसे की जाए, इसके लिए इनको सिक्योरिटी मिली हुई थी। तो दोनों बाप बेटे ने यह सोचा कि जो अपार्टमेंट के
सिक्योरिटी रजिस्टर हैं, उसको फाइल को गायब कर दो, उसके गार्ड को गायब कर दो, उसके फियांसे को डरा धमका करके कॉलर पकड़ के कहा कि जब मैं यहां से निकल जाऊं तो 15 मिनट के बाद 20 मिनट के बाद फोन करना। ये विटनेस कह रहे हैं साहब, ये विटनेस कह रहे हैं कि उनसे कहा गया कि जब मैं यहां से निकल जाऊं तो मुझे फोन करना। लेकिन रोहन रॉय जवान नहीं खोल रहा है, क्योंकि रोहन रॉय के ऊपर तलवार लटकी हुई है। रोहन रॉय कहानियां बना रहा है, रोहन रॉय कहानियां बना रहा है। रोहन रॉय को पुलिस में एक बार जहां मिल गया ना, रोहन रॉय 2 मिनट नहीं लगाएगा सत्य सत्य उगलने से। उसको खाली एक प्रोटेक्शन चाहिए। जैसे ही प्रोटेक्शन मिला, वो फौरन बक देगा कि वो क्यों नहीं बोल रहा था सत्य। अब असली कहानी सुनिए साहब। आज तक क्या आदित्य ठाकरे का सिक्योरिटी ऑफिसर, सिक्योरिटी गार्ड ने कभी ये बात कही आकर के सामने से कि नहीं नहीं, उस दिन आदित्य के ऊपर जो कुछ भी आरोप लग रहे हैं वो गलत है, उस दिन तो आदित्य ठाकरे फला जगह पर थे, इतने बजे से इतने बजे रात तक तो आदित्य ठाकरे यहां थे। आदित्य ठाकरे ने कहा कि उस दिन तो मैं अपने नाना जी के पास था, हॉस्पिटल में। लेकिन पुलिस वाले ने आकर के नहीं कहा एक बार भी। और अगर यह बात रहती तो ये पुलिस वाले को साहब दौड़ करके कहते, ये दौड़ करके पुलिस वाले को कहते कि पुलिस वाले आकर के मीडिया में बयान दे दें। पुलिस वाले आकर के मीडिया में बयान देते कि साहब नहीं, ये बात बिल्कुल, आरोप जो लगाया जा रहा है आदित्य जी के ऊपर बहुत गलत आरोप है, इनोसेंट है हमारे आदित्य जी। मैं वहां पर था और वो आदित्य ठाकरे के साथ में उस रात मौजूद था। 8 जून की रात को आदित्य ठाकरे दिशा के घर पर नहीं थे। आपने सुना क्या किसी पुलिस ऑफिसर्स को कहते हुए? आपने सुना क्या किसी गार्ड को कहते हुए कि मैं आदित्य ठाकरे के साथ था और आदित्य उस दिन दिशा के घर पे नहीं थे? अगर ये बयान नहीं आता है, जिसके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि साहब उनके सिक्योरिटी गार्ड, उनका सिक्योरिटी मूवमेंट के सारे डिटेल हैं और वो ये बात साबित कर रहा है कि उस रात कितने बजे आदित्य ठाकरे दिशा के घर पहुंचा था और कितने बजे दिशा के घर को छोड़ा था। एक एक मिनट की डिटेलिंग होती है साहब, एक एक मिनट की। कैबिनेट मिनिस्टर का कहीं भी मूवमेंट होगा, एक एक मिनट की डिटेलिंग होगी। जैसा मैंने आपको बताया कि पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो अपने से कहीं घूम नहीं सकता है, अपने से कुछ खा नहीं सकता, अपने से कहीं जा नहीं सकता है। तो आदित्य ठाकरे के ऊपर तो बंदिश है सरकार की। सरकार देख रही है कि आदित्य को कहां जाना है। आपने आज तक किसी पुलिस ऑफिसर की जो आदित्य की सिक्योरिटी में लगे हुए थे, उनका बयान आपने सुना क्या? और अगर ये निर्दोष होते तो फौरन सबसे पहले ये कहते कि मेरे सिक्योरिटी गार्ड से पूछ लो, मेरे सिक्योरिटी ऑफिसर से पूछ लो। अभी तक क्यों नहीं कहा? क्योंकि इनके जहन में ये बात आई नहीं, क्योंकि इनको तो मालूम था कि गार्ड हमारे खिलाफ बयान कैसे दे सकता है, जवाब ही नहीं देगा गार्ड। हमारे खिलाफ ना गार्ड जवाब देगा, ना हमारे खिलाफ हमारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स जवाब देंगे। कौन दे सकता है? कोई नहीं जवाब दे सकता है। वो तो जो मैं कहूंगा वही वो कहेंगे। लेकिन यही कहवाने के लिए भी उनको सामने नहीं लाया कैमरा के, क्योंकि इनको लगा कि दिशा का केस तो अब बंद हो चुका है। मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कर लिया है और उसने कह दिया है कि एक्सीडेंटल डेथ है। इससे तो वो पाक साफ निकल गया था। और तब इनकी हिम्मत बढ़ी जब 4 दिन में कुछ भी नहीं हुआ। 12-11 तारीख को दिशा का पोस्टमार्टम होता है साहब, 8 तारीख को मौत होती है और 11 तारीख को दिशा का पोस्टमार्टम किया जाता है। और बहाना क्या बनाया जाता है कि कोरोना था। तो कोरोना था तो लेकिन सुशांत की डेथ की, सुशांत का जो पोस्टमार्टम है वो सेम डे हो जाता है, लेकिन दिशा का पोस्टमार्टम में कोरोना आ गया। 14 तारीख को कोरोना खत्म हो गया। 1 साल 1.5 साल के बाद भी ये जो अलग पाप हुआ है कोरोना वाला, वो बात मैं यहां जिक्र नहीं करना चाहता। तो कोरोना के पाप का जो खेल चल रहा था, वो पाप खत्म होने में लगा 1.5 साल, लेकिन इन्होंने खत्म कर दिया 5 दिन में। 8 जून के बाद से ही 13 जून आते आते 5-7 दिन में ही इन्होंने कोरोना खत्म कर दिया, क्योंकि 13 जून को 14 जून को तो सुशांत की पोस्टमार्टम हो गई थी। लेकिन दिशा के पोस्टमार्टम इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि कोरोना बहुत जबरदस्त था। यह है मुंबई पुलिस की दलील।
कौन विश्वास करेगा भाई आपकी बेईमानी, आपकी धूर्तता पर? इतना झूठ बोल रहे हो आप लोग, इतना झूठ बोल रहे हो। तो आज तक ना तो सिक्योरिटी गार्ड ने, ना तो सिक्योरिटी ऑफिसर ने, किसी ने नहीं किया। और ये सारे मूवमेंट कैबिनेट मिनिस्टर के सिक्योरिटी मूवमेंट के फाइल में दर्ज हैं, और वो फाइल अदालत में पेश किए जाएंगे। हमारे विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं कि वो सारे फाइल, उसकी सारी डिटेल अदालत में पेश किए जाएंगे, और इस पेशी के साथ ही एफआईआर दर्ज होना अवश्यंभावी होगा, और एफआईआर दर्ज होते ही गिरफ्तार होना अवश्यंभावी होगा। मित्रों, सिर्फ दुख इस बात की है कि एक समय 2020 में यही सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को लताड़ लगाई और कहा कि 3 दिन के अंदर में सारे डिटेल सीबीआई को हैंडओवर करो। 3 दिन के अंदर में बोला कुछ भी हम आपकी कोई दलील नहीं सुनेंगे, सिर्फ 3 दिन के अंदर में आपको सारे डिटेल सीबीआई को हैंडओवर करने हैं। यही सुप्रीम कोर्ट थी, जस्टिस राय चौधरी। और उनका इतना स्ट्रिंजेंट एक्शन था, उन्होंने कहा कि आप 3 दिन के अंदर में सीबीआई को सुपुर्द करो, और सीबीआई ने 3 दिन के अंदर में केस ले लिया। कमाल की बात है, 3 दिन नहीं बीता साहब, 72 घंटा नहीं बीत पाया, 72 घंटे के अंदर में सीबीआई ने कमान संभाल ली। सीबीआई ने केस अपने हाथ में ले लिया, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया। और उस दौरान जो पीआईएल लगाई थी ये सती सावित्री रिया चक्रवर्ती, जो आजकल आजकल पर्यटन के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ, और वो बॉयफ्रेंड देश के प्रधानमंत्री को जाकर के गुमराह करता है, ठगने की कोशिश करता है। अभी से थोड़ी देर में हम आपको एक और बात बताने जा रहे हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी ट्रंप के बाद माफियाओं पर हथौड़ा चलाना नरेंद्र मोदी ने शुरू कर दिया, उनकी सरकार ने। उधर ट्रंप ने हथौड़ा शुरू किया है, इधर मोदी ने शुरू किया है। आपसे थोड़ी देर बाद आप वो भी मेरा शो देखेंगे। तो ये बॉयफ्रेंड मिल करके नरेंद्र मोदी को किसी किसी और बहाने गुमराह करने के लिए, अभी 35, 36, 39 साल का लड़का, वो समझ रहा है कि चूंकि उसके पास पैसे आ गए कुछ, तो पूरी दुनिया को समझता है कि हमने पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर लिया है। किट्स भी यही समझ रहा था कि हमने पूरी दुनिया को मुट्ठी में खरीद लिया है, डब्ल्यूएचओ को खरीद लिया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को खरीद लिया, सारे सो कॉल्ड कॉर्पोरेट को खरीद लिया, और इन जैसे चट्टे बट्टों को खरीद लिया, जिन्होंने, अभी मुझे जानकारी मिल रही है कि इन्होंने हजारों करोड़ रुपए प्लेस कर दिया है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को कि हम देश दुनिया की सेवा करेंगे, हम शादी नहीं करेंगे, हम अय्यासी करेंगे, लड़कियों को बदलने का धंधा करेंगे, कभी एक लड़की रखेंगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। पारिवारिक इंस्टीट्यूशन में इनका यकीन नहीं होता है। इसी तरीके की रिया चक्रवर्ती जैसे लड़कियों के साथ अय्यासी करेंगे और फिर बदलते रहेंगे। इन लोगों ने समझा है कि कानून क्या, कानून तो मेरी मुट्ठी में है, कानून तो पैसे वाले की रखेल है, ये साबित करना चाहते हैं ये लोग। ये मुट्ठी भर जिनको, ये 2 कौड़ी के लोग थे असल में, और कोई एक काम हो गया, धंधा, वो शेयर मार्केट का धंधा होता है जिसमें 24 घंटे में आप बिलियनर बन जाते हैं, तो ये बिलियनर बन गए। तो ये 2 कौड़ी के लोग जब बिलियनर बन गए ना, तो इनको गुरूर हो गया कि शादी नहीं करनी है, मैरिज इंस्टीट्यूशन में इनको यकीन नहीं है, और इसी तरीके की लोफर लड़कियों के साथ अय्यासी करेंगे साहब। तो अय्याशी शुरू कर दिया, और अय्यासी करके अभी प्रधानमंत्री को गुमराह करने की कोशिश किया। प्रधानमंत्री इस देश के सभी जिलों को अपने कदमों से नापा है, अपने कदमों से। और प्रधानमंत्री बहुत होशियार हैं, उनका दिमाग वो चाचा से भी ज्यादा तेज चलता है, बहुत तेज से चलता है प्रधानमंत्री का दिमाग। तो उन्होंने था लिया इन सबको, पास बुला करके सच्चाई पता कर ली, ये है क्या, खेल क्या चल रहा है, और सब जानकारी लेकर के झटका। अब मिला लो फोन, फोन ही नहीं मिलता होगा प्रधानमंत्री से, बात ही नहीं होती होगी।
बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को तो बताने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन बात बनेगी नहीं। प्रधानमंत्री को सब मालूम चल गया, सब पता चल गया प्रधानमंत्री को कि क्या करना है। आपके जैसे जैसे बिलियनर को अपने दाहिने और बाएं पॉकेट में लेके चलते हैं। एलन मस्क उन आ रहे हैं उनके पास, और आप लोगों के जो आका हैं गेट्स, उनकी बाट लगाने के लिए आ रहे हैं एलन मस्क। तो साहब ये अपने तरीके से इन लोगों ने पूरी कोशिश की है इस पूरे केस को रफा दफा करने की। ये कुछ मुट्ठी भर करप्ट पॉलिटिशियन और मुट्ठी भर करप्ट ब्यूरोक्रेट्स और करप्ट जुडिशरी के कुछ लोग, और ये कॉरपोरेट, करप्ट कॉरपोरेट और बॉलीवुड माफिया, इनका कंसोर्टियम है। इन्होंने सोचा है कि हम सब कुछ खत्म कर देंगे, मिला देंगे। मिलने वाला नहीं है। एसआईटी ने ये सबूत अपने पास मंगा लिए हैं और एसआईटी के पास ये सबूत हाथ लग गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिशा साल्यान की पीआईएल की याचिका को उठाया और कहा फेंक दिया और भागो यहां से, ये क्या लेके आए हो। क्या पीआईएल थी साहब? याचिका क्या थी मालूम है आपको? याचिका थी कि मुंबई पुलिस बहुत ही स्मार्ट इन्वेस्टिगेटर है, आप सीबीआई के हाथ में ये केस मत दीजिए और वापस दे दीजिए। यही रिया चक्रवर्ती थी जो घड़ियाली आंसू बहा रही थी और कह रही थी कि मेरे सोना का, मेरे बाबू का इन्वेस्टिगेशन देश की प्रीमियम इंस्टीट्यूट करे, प्रीमियम एजेंसी करे। मैं हाथ जोड़ करके देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से आग्रह करती हूं कि सीबीआई इसकी जांच करे। काबिन शाह की दोस्त, काबिन शाह बीजेपी के ट्रेजरर, सब कुछ मिला हुआ। सोचा कि बीजेपी को भी खरीदा जाए, बीजेपी में भी कुछ कर दिया जाए। अरे नेता लोग सुबह शाम लोगों से मिलते ही रहते हैं, अपराधी से भी मिलते हैं, सज्जन से भी मिलते हैं, ये उनका काम ही होता है मिलना। लेकिन उनको ये पता है हमारी सीमा क्या है, किस सीमा तक हम जाएंगे तो बचेंगे और किस सीमा के बाद हमें लोग खत्म कर देंगे। तो जब लोग उनको खत्म करने लगते हैं ना, तो ऐसे लोगों से फौरन पल्ला झाड़ लेते हैं। तो इस गलतफहमी में मत रहना कि नेताओं को मैनेज कर लेंगे। नेता मैनेज नहीं होते हैं। नेता सिर्फ ये देखते हैं कि तुमसे उनको लाभ कब तक है। जब तक लाभ रहेगा तुम उसके दोस्त बने रहोगे। जिस दिन नेताओं का लाभ खत्म हो जाएगा, दोस्ती खत्म हो जाएगी। क्योंकि नेता के पास कहने के लिए और बचने के लिए 1000 रास्ते होते हैं। वो कहेंगे नहीं, मैं पब्लिक सेंटिमेंट के खिलाफ नहीं जा सकता हूं, और पब्लिक सेंटिमेंट आपके खिलाफ है, इसलिए मैं आपका मित्र नहीं हो सकता हूं। ये नेता फौरन कह देते हैं और फिर आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचता है। यही होने वाला है अभी पूनावाला के साथ। तो ये जो चौकड़ी जो चल रही है ना, आदित्य को बचाने और रिया को बचाने वाली जो चौकड़ी है ना, वो सावधान रहो। अदालत किसी के बाप की नहीं है। अदालत न्याय की है और न्याय का मंदिर है अदालत। वो न्याय करेगा। एक जज करप्ट हो सकता है, एक वकील करप्ट हो सकता है, सारी अदालतें करप्ट नहीं है, सारे वकील करप्ट नहीं है, सारे जज करप्ट नहीं है। और ऊपर वाला तो देख रहा है। ऊपर वाला ने रजिस्टर में, मूवमेंट रजिस्टर में मेंशन करवा दिया कि उस रात आदित्य ठाकरे और उनके लोग कहां थे, मेंशन हो गया। तो क्या करोगे अब? गुनहगार लाख कोशिश करे, वो अपने गुनाह की निशा छोड़ ही जाता है और छोड़ के ही गया। अदालत घसेटी गई और सलाखे इंतजार कर रहे हैं। बस आप इंतजार कीजिए। ये केस मैं मरने नहीं दूंगा, क्यूआई इस केस को मरने नहीं देगा, और आपकी जितनी ताकत है वो लगा लो, लगा लो अपनी तरफ से। ये सोच रहे थे कि 27 फरवरी का मामला टल गया है तो सब कुछ शांत हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। तारीख आ रही है, तारीख की भी घोषणा करेंगे, हम बताएंगे, सुनवाई होगी। और अच्छी बात है, हियरिंग के दौरान जो सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं ना, वो सबूत तो और भी बढ़िया बात होगी। मैं आज एसएसआर वॉरियर से एक अपील कर रहा हूं। जैसे इन लोगों ने, कल मैं और बताऊंगा कि कैसे मीडिया के साथ, मीडिया के लिए हम लोगों ने क्या किया है, ये भी मैं बताऊंगा। लेकिन मैं आज आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि 50-50 के संख्या में आप लोग मैसेज का वॉर शुरू कीजिए। प्रधानमंत्री कार्यालय
और होम मिनिस्टर के कार्यालय में भेजना प्रारंभ कीजिए कि सच्चाई का पता चलना चाहिए। सीबीआई को टैग कीजिए, आप लोग कर रहे हैं, और होम मिनिस्टर महाराष्ट्र, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र से अपील कीजिए, आग्रह कीजिए कि न्याय कब मिलेगा, कब इन्वेस्टिगेशन होगा, और यह मांगना हमारा हक है। वो हमारी सरकार है, हमने उन्हें चुन के भेजा है, और इसलिए लोग कहते हैं प्रजातंत्र में वो नौकर हैं। तो वो नौकर तो ना कहें आप, हमारे प्रतिनिधि हैं, वो हमारे प्रतिनिधि हैं। और भरोसा रखिए अपने होम मिनिस्टर पर और अपने प्रधानमंत्री पर, भरोसा रखिए। कुछ पॉलिटिकल कंपल्सन हो सकता है जिसकी वजह से कुछ बातें हो रही हों, उसको जाने दीजिए। निश्चित रूप से न्याय मिलेगा, और यही प्रधानमंत्री आपको न्याय देंगे और यही होम मिनिस्टर आपको न्याय देंगे, बिल्कुल देंगे। क्यों नहीं देंगे? उनको क्या पड़ी है? एक कहां भी हो रही है कि नहीं, बाला साहब ठाकरे के पोते हैं, उनसे रिश्ते को देख रहे हैं। अरे बाला साहब ठाकरे के पोते अगर इतना जघन्य अपराध करेगा तो बाला साहब ठाकरे की वजह से उनको छोड़ दिया जाएगा? नहीं होगा। पॉलिटिकल जो कंपल्सन था तो वो निकल गया, लोकसभा में, विधानसभा में भी निकल गया। अब 5 साल कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए भरोसा रखिए, और भरोसा रखने के जो मैं आधार दे रहा हूं, यही आधार है। अब इस आधार पर भी लगे कि कुछ नहीं होगा, तब तो कुछ नहीं होगा। तब तो कहें कि यह बात बोलना भी बेकार, कहना भी बेकार, छोड़ दीजिए, सब कुछ जैसे जा रहा है चलने दीजिए, वो अलग विषय है, वो तो कर ही सकते हैं। ना तो है ही है, हां के लिए प्रयास करना है। ना तो होता रहेगा, हां के लिए हम सबको मिलकर के प्रयास करना पड़ेगा। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा है कि ये लड़ाई सिर्फ दो व्यक्तियों के मृत्यु की नहीं है, ये लड़ाई कंप्लीट सिस्टमेटिक कोलैप्स की है। और किस प्रकार से महाराष्ट्र में कुछ मुट्ठी भर लोगों ने सिस्टम को अपनी मुट्ठी में ले लिया, और आज भी कुछ मुट्ठी भर पैसे वाले अपनी ठसक दिखा रहे हैं, अपनी हनक दिखा रहे हैं। उन पैसे वालों को घुटने पर लाके छोड़ना ही है किसी भी सूरत में। क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, आपका यह साथी क्यूआइब नेटवर्क किसी के सामने झुकने वाला नहीं है, और इनकी औकात नहीं है जो हमें खरीद ले। तो ये भरोसा रखिए कि ये आवाज तो मैं दबने नहीं दूंगा, किसी भी सूरत में नहीं दबूंगा। बड़े से बड़े खिलाड़ी आ जाएं, और उधर अब ट्रंप खड़े हो गए, एलन मस्क खड़े हो गए हैं, तो चिंता मत कीजिए। अभी जेलेंस्की साहब का एक मैं वीडियो दिखाने वाला हूं, क्या लताड़ लगाई है ट्रंप साहब ने उनको। तो दरोगा वहां बैठा हुआ है साहब, वो दरोगा के सामने अभी गेट्स के ऊपर जो चल रहा है ना डंडा, तो उनके जो गुर्गे भारत में घूम रहे हैं, वो गुर्गे अभी उल्टी पांव भागेंगे, और उल्टी पांव उन्हें भगा करके ही दम लूंगा। तो सबूतों की झड़ी लगनी शुरू हो गई है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नई तारीख भी बताऊंगा, और कल ये भी बताऊंगा कि हमने मीडिया को, जो मेन स्ट्रीम लेगेसी मीडिया है, उसके मुट्ठी भर जो बिके हुए दलाल पत्रकार हैं और दलाल मीडिया हैं, उनके खिलाफ हम लोगों ने क्या कार्रवाई की है, ये मैं आपको कल बताऊंगा। तो विशेष ब्रॉडकास्ट कल का, रविवार का, आप देखना न भूलें। विदा लेने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि जिन्होंने क्यूआइब नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब पे, फेसबुक पर फॉलो करें, हमारे ट्विटर हैंडल को भी फॉलो करें, एक्स प्लेटफॉर्म को भी फॉलो करें। QIB.in मेरा OTT प्लेटफॉर्म है अंग्रेजी में, prakashtv.in मेरा हिंदी में OTT प्लेटफॉर्म है, उसे भी लॉग इन करें। और जो मेंबर बनना चाहते हैं वो मेंबर बने, मेंबर बन करके आप हमें सहयोग कर सकते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके भी आप हमारा उत्साहवर्धन कर सकते हैं, हमें सहयोग कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।